आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, आनुवंशिकी, जिसे हम अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पार्ट है, इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। 2+2 यानी कि एक प्रश्न ही आएगा और वो 2+2 दो टुकड़ों में बटा हुआ आएगा, 2 नंबर का और प्लस में 2 नंबर का। ठीक है, तो इसमें ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात बनती है, यानी कि इस पार्ट को अपन मुख्य रूप से 2 भागों में बांट लेंगे। एक तो इसमें जो जितने भी परिभाषाएं हैं वो हैं, वहां से क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर का। और दूसरा जो इसमें क्वेश्चन है, इसी एक प्रश्न में दूसरा जो भाग आएगा वो आएगा मेंडल के नियमों में से। ठीक है, मेंडल के जो 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यय का नियम, उनमें से एक क्वेश्चन बनता है ये। तो पहले जो 2 नंबर की जो बात हो रही है, इस प्रश्न में ही 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो डेफिनेशन, जो परिभाषाएं हैं और मेंडल से संबंधित, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ही जैसा कि मैंने बताया कि इसमें डेफिनेशन जो है, परिभाषाएं हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहते हैं। देखिएगा, 2 बातें इसमें बताई हैं। किन किन का अध्ययन करता है? सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता, आनुवंशिकता और विभिन्नताओं, ठीक है ना, इन दोनों का अध्ययन करना कहलाता है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। तो आप बिल्कुल सरल भाषा में इस प्रकार से लिख सकते हो कि आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करना ही आनुवंशिकी कहलाता है। क्लियर? और आनुवंशिकी को अंग्रेजी में बोलते हैं जेनेटिक्स। तो आगे ही दिया है, जेनेटिक्स जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ सकता है आपके साथ। देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं और आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। तो आनुवंशिकी किसे कहेंगे? आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करना आनुवंशिकी कहलाता है, और जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने किया। ठीक है, चलिए फिर अपन अगली परिभाषा की बात करते हैं, जहां से फिर 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा, देखिए, नर युग्मक के, नर में नर युग्मक बनेंगे जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। यदि अपन जंतु की बात करें तब उन्हें शुक्राणु कहते हैं। और मादा में मादा युग्मक जो बनते हैं वो अंडाणु कहलाते हैं। दोनों युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक का जब संलयन होता है, दोनों जुड़ते हैं, तो उनके जुड़ने से जायगोट युग्मनज बनता है और उस युग्मनज के विकास से भ्रूण बनता है। पौधों के अंदर भी नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। पौधों के अंदर जो लैंगिक अंग है वो पुष्प है, और पुष्प के अंदर पुंकेसर नर भाग है और स्त्री केसर मादा वाला भाग होता है। ठीक है, तो यहां हमें मुख्य रूप से पौधों के संबंध में ही बात कर रहे हैं। इस पाठ में पौधों के बारे में ही बताया जा रहा है कि सजीवों में लैंगिक जनन। तो पौधों के अंदर जो लैंगिक जनन है, पुष्प के अंदर जो स्त्री केसर और पुंकेसर है, उनके द्वारा जो नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे, ठीक है, उनके युग्मकों का क्या होगा? संलयन होगा, जुड़ जाएंगे। युग्मकों के द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता रहता है। यानी कि लैंगिक जनन करने से हमारे जो लक्षण है, माता पिता में जो लक्षण है, ठीक है, कौन से लक्षणों में बात कर रहा है? जो लक्षण माता पिता में है, पेरेंट्स में है, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, संचरण होना, पहुंचना। यानी कि माता पिता के लक्षण हमारे अंदर आ गए और हमारे अंदर जो लक्षण है कुछ माता पिता से मिलते जुलते हैं और कुछ नए लक्षण भी हैं। अब ये जो लक्षण है ये अगली पीढ़ी में जाएंगे जब हमारे संतान उत्पन्न होगी, ठीक है, और इसी प्रकार से उनके अंदर जो लक्षण होंगे वो कुछ हमारे से मिलते जुलते होंगे और कुछ नए लक्षण भी होंगे। जैसे एक ही माता पिता के 2 संतानें हैं, दोनों भाई भाई या दोनों बहन बहन भी हो सकती हैं, या फिर एक भाई और एक बहन भी हो सकता है, तो उन दोनों के अंदर कुछ समानता भी होती है, कुछ लक्षण, है ना, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं और कुछ लक्षण नए भी होते हैं। तो नए लक्षण तो कैसे आते हैं वो तो आगे अपन पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पर लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय,
जीन विनिमय होता है, जीन विनिमय होने के कारण एक जाति के सजीवों के मध्य परस्पर विभिन्नताएं आती हैं। जो विभिन्नताएं आई हैं, जो लक्षण अलग अलग आते हैं, उसका कारण है ये। ठीक है ना, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सजीवों के मध्य विभिन्नताएं किस कारण से पाई जाती हैं, विभिन्नताएं किस कारण से आती हैं। तो विभिन्नता का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि दोनों एक ही माता पिता की दो संतानें हैं, उनके अंदर जो भिन्नताएं हैं, जो अलग अलग लक्षण है, उसे अपन विभिन्नताएं कहेंगे। तो ये किस कारण से आते हैं, जीन विनिमय के कारण। जब जब युग्मक बनते हैं नर और मादा के शरीर में, तो युग्मक बनने के समय, युग्मक निर्माण के समय एक जीन विनिमय की क्रिया होती है, जीनों का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण विभिन्नताएं आती हैं। तो ऊपर अपन बात कर रहे थे कि लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है। इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जो लक्षण है वो क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना। इन आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी, जनक का मतलब माता पिता, पेरेंट्स, ठीक है, से संतति पीढ़ी, संतति मतलब जो संतान है, ठीक है, माता पिता की संतान है, में संचरण ही वंशागति कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। देखिए एक परिभाषा और बन गई कि वंशागति या हेरिडिटी किसे कहते हैं। तो क्या लिखोगे कि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का संचरण, संचरण का मतलब पहुंचना, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, यानी कि माता पिता के लक्षण संतान के अंदर पहुंचते हैं, उनका संचरण होता है, उसे वंशागति कहते हैं। और वंशागति शब्द का प्रयोग स्पेंसर ने किया। किसने किया, स्पेंसर ने किया। 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, वंशागति किसे कहते हैं और वंशागति शब्द का प्रयोग किसने किया। तो क्या लिखेंगे, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का संचरण या लक्षणों का पहुंचना ही वंशागति कहलाता है। और यह है शब्द, वंशागति शब्द या इंग्लिश में हेरिडिटी शब्द स्पेंसर ने दिया। स्पेंसर वैज्ञानिक का नाम है, उसने बताया सबसे पहले। ठीक है, और ये अपन आगे ये पढ़ चुके हैं जीन विनिमय में क्या होता है, जीनों के अंदर जो लक्षणों का आदान प्रदान होता है उसके कारण विभिन्नताएं आती हैं। विभिन्नताओं का कारण पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि विभिन्नताएं उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो अपन क्या लिखेंगे, जीन लैंगिक जनन के दौरान, ठीक है, लैंगिक जनन के दौरान जब युग्मक बनते हैं, यानी कि युग्मक जनन होता है, दौरान जीन विनिमय होने के कारण ही सजीवों के मध्य विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। चलिए अब देखिए, सबसे इसमें 2 परिभाषाएं अपने पढ़ ली ऊपर। अब यहाँ अपन नया इसमें एक शुरू हो रहा है टॉपिक, यह है अपना मेंडलवाद। देखिए मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं। इस पार्ट के अंदर मेंडल के बारे में ये पूरा आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इनका नाम तो जॉन मेंडल ही था, लेकिन ग्रेगर जो इनको एक उपाधि दी गई थी। उपाधि का मतलब इन्होंने चर्च के अंदर पादरी का काम किया था, और जो चर्च में जो पादरी होता है, जिस प्रकार से मंदिर मस्जिद के अंदर जो वहां पर अपने जैसे मंदिर में पंडित होता है ना, और मस्जिद में मौलवी होता है, उसी प्रकार से जो ईसाई है, ईसाई धर्म के अंदर जो गिरजाघर होता है ना, वहां उनका पूजा पाठ करने का स्थान, अपने ईश्वर को याद करने का स्थान, तो वहां उसके अंदर जो वहां जो पूजा पाठ करने का काम करता है वो ग्रेगर होता है। उसकी उपाधि के पहले नाम ग्रेगर जुड़ जाता है। ठीक, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है 1822 से लेकर के 1884 तक, ठीक है, 22 में जन्म हुआ, 84 में इनकी मृत्यु हो गई, को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, आनुवंशिकी का पिता, है ना, जनक बोल दीजिए या एग्जाम में आ सकता है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं। तो आनुवंशिकी का पिता का मतलब यहाँ पर ये है कि इन्होंने आनुवंशिकी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रयोग किए। सबसे पहले आनुवंशिकी के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसीलिए इनको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है ना, क्यों कहते हैं, तो इसका कारण है मेंडल का जन्म। देखिए ये इंपोर्टेंट डेट है इस किताब के अंदर, आपको सिर्फ ये एक डेट जो है सबसे इंपोर्टेंट ये जरूर याद रखनी है, का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। ये एग्जाम में एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि मेंडल का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो ये 22 जुलाई 1822 को हुआ था, और ये 22 जुलाई 1822 जो है अपन कह सकते हैं 19वीं सदी। कौन सी सदी थी, 19वीं सदी। ठीक है, 19वीं सदी में हुआ था। अब कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी, है ना, 21वीं सदी चल रही है अब। तो 1822 19वीं सदी के अंदर था ये, और कहा हुआ था, ऑस्ट्रिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया अलग है
और ऑस्ट्रिया ये अलग है। वो ऑस्ट्रेलिया है और ये ऑस्ट्रिया ना, यहाँ कंफ्यूज होता है, लेकिन ये यहाँ पर ऑस्ट्रिया ही है। कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि ये गलत छप गया, नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये ऑस्ट्रिया ही है ना। इसको ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया अपन पढ़ सकते हैं। का एक प्रांत है हेंजनडॉर्फ, है ना, प्रांत मतलब स्टेट है, ये देश है ऑस्ट्रिया, और उसका एक राज्य है, राज्य प्रांत बोल दीजिए, राज्य बोल दीजिए, ठीक है, हेंजनडॉर्फ। जिस प्रकार से भारत के अंदर राजस्थान है ना अपना राज्य, है ना, भारत देश है, उसका प्रांत राजस्थान है। और उस प्रांत के सिलिशियन गांव में, यानी कि बिल्कुल एक गांव के अंदर किसान परिवार में जन्म लिया था इन्होंने, है ना, बिल्कुल सरल स्वभाव वाले थे, और इनके माता पिता बिल्कुल खेती बाड़ी करते थे, है ना। तो सिलिशियन गांव है। सन 1842 में, आगे देखते हैं इसको, 1842 में दर्शन शास्त्र, अब इन्होंने पढ़ाई विज्ञान की नहीं की, दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की थी। दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं, अंग्रेजी में फिलोसफी कहते हैं। में डिग्री प्राप्त करने के बाद 1843, ये 43 होता है ना, 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर, ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है ऑस्ट्रिया के अंदर ही, ब्रून शहर, ठीक है, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में चर्च में पादरी बने। देखिए अभी अपने बात की थी, चर्च जो है ना, वहां इन्होंने पादरी का काम किया। और चर्च के उद्यान में, चर्च के अंदर वहां क्या था, एक बगीचा था, उद्यान का मतलब गार्डन, बगीचा में मेंडल ने उद्यान मटर, एक मटर का जो अपन मटर खाते हैं ना, सब्जी के अंदर वो मटर डालते हैं, वही मटर, उसी की बात कर रहा है, उसका नाम है उद्यान मटर ना। गार्डन पी, गार्डन यानी कि बगीचे का, उद्यान का, पी माने होता है मटर, ठीक है, अंग्रेजी में पी, मटर को ही पी बोलते हैं। तो यहां पर देखिए खास बात क्या है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मेंडल ने किस पौधे पे प्रयोग किए। तो मेंडल ने किस पौधे पे प्रयोग किए, उसका नाम है पाइसम, आगे देखो, सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। तो आपको ये नाम याद रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम है, ये वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम, मैं लिख रहा हूं यहां पर, पाइसम सेटाइवम, ठीक है, सेटाइवम। तो आपको ये इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है। मटर का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए, तो मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर पे किए, जिसका नाम पाइसम सेटाइवम है, ठीक है। पूरा लिखोगे आंसर तभी आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। आगे देखिएगा 7 वर्ष तक इन्होंने संकरण करवाया पौधों में आपस में, है ना, प्रयोग किया। और इन निष्कर्षों के बाद में 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष, अब ये कोई एक वहां सोसाइटी है, ठीक है, वहां उन्होंने एक अपना शोध पत्र निकाला, शोध पत्र यानी कि रिसर्च पेपर, जो इन्होंने प्रयोग किया उद्यान मटर के ऊपर, ना, जो परिणाम प्राप्त किए उसके ऊपर एक शोध पत्र निकाला। कहाँ निकाला था, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष, ठीक। और 65 में निकाला, और 66 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी, यानी कि जो वार्षिक मतलब साल में जो एक बार छपती है, एक पुस्तक छपती है, किताब छपती है ना, जो साल में एक बार ही छपती है, ये सोसाइटी छापती है उसको, ठीक है। पादप संकरण पर प्रयोग, ये हेडिंग थी उसकी, ठीक है, नामक शीर्षक, शीर्षक यानी कि हेडिंग से प्रकाशित किया गया। देखिए 2 बातें हैं, मेंडल ने जो प्रयोग की, जो निष्कर्ष निकाला, परिणाम जो निकाला, वो 1865 के अंदर ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष उसने प्रस्तुत किया, ठीक है। और 66 के अंदर क्या किया, इस सोसाइटी ने अपनी वार्षिक पुस्तिका के अंदर पादप संकरण पर प्रयोग नाम की एक हेडिंग से इसको प्रकाशित कर दिया, पब्लिश कर दिया, किताब में छप के आ गया ये, क्लियर। तो ये 2 बातें हैं। 65 के अंदर क्या किया था उन्होंने, शोध पत्र प्रस्तुत किया था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने, और 66 के अंदर इनके जो प्रयोग हैं उस वार्षिक की किताब के अंदर छपके प्रकाशित हो गए। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर, देखिए मटर कई प्रकार की होती है, ये उद्यान मटर, बार बार नाम उद्यान मटर ही आएगा इसमें, जंगली मटर, है ना, मीठी मटर, कड़वी मटर, तो ये मटर कई प्रकार की होती है। तो अपने यहाँ उद्यान मटर है, जो अपन सब्जी में खाते हैं वो उद्यान मटर ही है, पायसम सेटाइवम ही है। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। अब देखिए मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए, किस पे प्रयोग किया, मटर के पौधे पर, ठीक है ना। और इन्होंने जो नियम दिए उन्हें मेंडलवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंडलवाद। अपनी हेडिंग क्या थी देखिएगा यहाँ पर, मेंडलवाद। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मेंडलवाद किसे कहते हैं, तो मेंडल द्वारा मटर के पौधों पर प्रयोग करके जो नियम दिए गए उन्हें ही क्या कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं, ठीक है। यानी मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर प्रयोग करके जो परिणाम के आधार पर जो नियम दिया, आनुवंशिकता का नियम दिया, उसे ही मेंडलवाद कहते हैं, क्लियर। और मेंडल की मृत्यु 6 जनवरी 1884 को हो गई थी। तो आपको यहां पर इसकी जन्म वाली दिनांक याद रखनी है, ठीक है ना, 22 जुलाई 1822 को जन्म हुआ था, 19वीं सदी के अंदर।
अब देखिए एक 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि मेंडल की सफलता के कारण, कि मेंडल ने जो प्रयोग किए क्या और वैज्ञानिकों ने नहीं किए थे? बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे, मेंडल से पहले भी किए थे, मेंडल के बाद भी किए थे, लेकिन मेंडल सफल होने के पीछे क्या कारण रहा कि वो सफल हो गया अपने प्रयोग में? तो पहला, इसके अपन को 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंटों में ही अपन को एग्जाम में आंसर लिखना है। मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। अब मेंडल ने, ये तो पता है आपको, मटर के पौधे पर प्रयोग किया। देखिए अगले पेज पर एक मटर के पौधे के ऊपर लक्षणों की एक टेबल दे रखी है। तो मेंडल ने 7 लक्षण है ना, 7 लक्षण मटर के पौधे की, जैसे ऊंचाई का लक्षण हो गया, फूल की स्थिति कहाँ है, फली की आकृति कैसी है ना, ये लक्षण है। पुष्प का रंग कैसा है मटर का, बीज का रंग कैसा है, बीज की आकृति कैसी है। तो मेंडल ने क्या किया कि एक समय में एक लक्षण ही लिया। ठीक है ना, क्लियर? पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। मेंडल की सफलता के कारणों में पहला पॉइंट है कि मेंडल ने एक समय में एक लक्षण की ही वंशागति का अध्ययन किया, है ना, उसकी सफलता का पहला कारण। दूसरा कारण क्या था? मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण, सांख्यिकीय विश्लेषण मतलब यानी कि गणितीय जो आंकड़े हैं, डाटा है, ठीक है, वो उसने रखे, रिकॉर्ड रखा, अनुपात के आधार पर अनुपात बनाया कि मेरे को जो बीज प्राप्त हो रहे हैं ना, ये इस रंग वाला पौधा प्राप्त हो रहा है, वो कितनी संख्या में कितने हैं, है ना, तो उन सबका उसने रिकॉर्ड संधारित किया। तीसरा पॉइंट है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानीपूर्वक किया, यानी कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव किया। कौन सा पादप है? उद्यान मटर का। ये उसकी सफलता का बहुत बड़ा कारण था। अगर मेंडल उस समय दूसरा कोई पौधा ले लेता तो शायद इतनी सफलता वो प्राप्त नहीं कर पाता, है ना। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया, वो भी उसकी सफलता का कारण है। क्यों? क्योंकि मटर के पौधे के अंदर जो लक्षण होते हैं, जो लक्षण जीन के ऊपर पाए जाते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट पाए जाते हैं, साफ साफ दिखाई देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसकी सफलता के कारण पढ़ा आपने। अगला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, मटर के पादप का चयन, यानी कि मेंडल ने मटर के पौधे का, अभी तीसरा पॉइंट पढ़ा था ना अपने सफलता के कारण, कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चुनाव किया। तो मटर का ही पौधा क्यों चुना उसने, और पौधे क्यों नहीं चुने, है ना। अभी अपने बात की थी कि उसने मटर के पौधे का चुनाव किया, उस कारण सफल हो गया। तो उसने मटर का ही पौधा क्या चुना भाई? और भी तो बहुत सारे पौधे थे, वो चुन सकता था, उसका सिलेक्शन कर सकता था कि मैं मटर के पौधे पर प्रयोग नहीं करके दूसरे पे करूंगा, लेकिन इसने मटर के पौधे पर ही चयन क्यों किया? उसके पीछे कारण क्या? ये इंपोर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर पादप का चयन किया, क्यों किया? नंबर 1 पहला पॉइंट, 1 वर्षीय पादप होने के कारण। 1 वर्षीय का मतलब क्या है? यानी कि मटर की फसल जो है वो 1 वर्ष में तैयार हो जाती है, ठीक है ना। 1 वर्ष में तैयार होने से कम समय के अंदर अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे 2-3 साल के अंदर ही वो 4-5 पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। उसके बीज आएंगे, फिर अपन बो देंगे, फिर बीज उगेंगे, फली लगेगी, फिर उसके बीज बो देंगे तो अगली पीढ़ी आ जाएगी ना। जैसे पौधा है मटर का, उसके बीज लगेंगे, बीज से नए पौधा बनाएंगे, नए पौधे उगेंगे, तो उसकी दूसरी, पहली पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तो ऐसे पीढ़ियां चलती रहेंगी। तो कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं ये। अगर मान लीजिए मेंडल नीम का पेड़ लेता, तो नीम का पेड़ तो 6-7 साल में तो पहले बड़ा होता है, फिर उसके फूल आने शुरू होते हैं, है ना, फिर अगली पीढ़ी, फिर 6-7 साल लग जाएंगे, बड़ा होगा, तब पता चलेगा उसके लक्षणों का। तो इससे तो बहुत समय लग जाएगा, और अपना जीवन काल इतना है ही नहीं, है ना, तब तक अपन बूढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर मेंडल ने, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, इसलिए इसने मटर के पौधे का चयन किया। दूसरा पॉइंट, द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रफली चित्र बना रहा हूँ पुष्प का। ये पुष्प का जो बीच का भाग है, इस तरीके से वाला भाग मैंने बनाया, है ना, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा पुष्प का चित्र। और ये यहाँ पर इस प्रकार से ये पुंकेसर ये पाए जाते हैं, बीच में मैंने इस तरीके से बना दिया, ठीक। और ये जो रंगीन पंखुड़ियाँ, है ना, ये रंगीन पंखुड़ियां बना दी मैंने। और यहाँ ये जो हरे रंग की होती है बाह्य रंगीन पंखुड़ियां बोलते हैं दलपुंज। और ये जो पुंकेसर है ये नर भाग है ना, ये पुंकेसर दिख रहे हैं आपको, ये नर भाग। और जो बीच में मैंने बनाया ये पूरा इस तरीके से है, ये इस तरीके से। और नीचे वाला जो भाग फुला हुआ ये अंडाशय होता है, ठीक है, अंडाशय में होता है बीजांड, और बीजांड से बनता है बीज, अंडाशय से बनता है फल, ठीक। तो ऐसे पुष्प जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर, ये पुंकेसर है ना, ये पुंकेसर, स्त्री केसर बीच वाला ये और पुंकेसर दोनों होते हैं, उस पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। समझ में आ गया होगा? ऐसे पुष्प जिसके अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हो। कुछ पुष्प एक लिंगी भी होते हैं, जैसे पपीता है, पपीते में
जो पौधा है, कुछ पपीते के पौधे ऐसे होंगे जो केवल नर ही होंगे, उनके ऊपर पुंकेसर ही होंगे, और कुछ पपीते के पौधे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर केवल स्त्री केसर ही होता है। ठीक है, खजूर के अंदर भी ऐसा ही होता है। खजूर का पेड़ जो है वो भी एक लिंगी होता है, नर और मादा दोनों अलग अलग पौधों के ऊपर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मटर का पौधा कैसा था, द्विलिंगी होता होने के कारण देखिए स्व परागण के द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ये नया एक शब्द आ गया, स्व परागण। देखिए ये पूरा एक फूल है, पुष्प है, इस पुष्प के अंदर जो पुंकेसर है ना, इस पुंकेसर के अंदर ये जो गोल घुंडनुमा संरचना को दिख रही है, ये इसे पराकोष कहते हैं। क्या कहते हैं, पराकोष। और इस पराकोष में छोटे छोटे कण बनते हैं, इन कणों को कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं, परागकण। जब ये परागकण इस पराकोष से बाहर निकलेंगे तो ये हवा के द्वारा उड़ करके या तितली या मधुमक्खियों के द्वारा है ना चिपक करके ये इस वर्तिकाग्र पे गिर जाएंगे। स्त्री केसर का जो भाग दिख रहा है आपको, यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ आ जाएगा। यानी कि परागकण जो है वो पराकोष से निकल करके, ये पराकोष रहा नहीं, पराकोष यहाँ से निकल करके अगर अपने ही पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे गिर जाए, ये भाग वर्तिकाग्र इसके ऊपर गिर जाए तो उसे कहते हैं स्व परागण। ठीक है, और अगर मान लीजिए इस फूल के परागकण किसी दूसरे फूल के ऊपर, जिसका स्त्री केसर वाला भाग में बना रहा हूं ये है ना, ये यहां पर गिरे आकर के, दूसरा फूल है कोई अलग ही है ना, मटर का ही है लेकिन वो एक ही जाति का होना चाहिए। यानी कि मटर के इस पौधे के जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर में ये पराकोष, पराकोष में बनते हैं परागकण, ये परागकण किसी दूसरे अन्य पुष्प के स्त्री केसर के ऊपर वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, यहाँ के गिरते हैं, तो उसे पर परागण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, पर परागण। और स्व परागण किसे कहते हैं, स्वयं मानी खुद का, यानी कि खुद का ही जो परागकण वो खुद की ही पुष्प के स्त्री केसर पर गिर जाता है, पहुंच जाता है, यहाँ वर्तिकाग्र पे पहुंचता है। ठीक है, उसे अपन स्व परागण कहते हैं। तो जो पौधा द्विलिंगी होगा उसके अंदर स्व परागण होने की संभावना ज्यादा होती है। स्व परागण होने से क्या होगा, समयुग्मजीय अवस्था पादप जो है या शुद्ध वंशक्रम प्राप्त कर सकता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, समयुग्मजीय परिभाषाएं आगे आएंगी। अगला पॉइंट है इसमें विपुंसन विधि द्वारा, देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहां से सीधा ऐसे भी आ सकता है, विपुंसन किसे कहते हैं, है ना। विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए अभी अपन ने क्या पढ़ा कि ये जो पुष्प है, ठीक है ना, ये इसका स्त्री केसर वाला भाग, ये अंडाशय हो गया है ना, पूरा स्त्री केसर है, और ये इसका पुंकेसर है ना, ये पुंकेसर बहुत सारे होते हैं, ये पुंकेसर मैंने बना दिए इस प्रकार से जैसे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये पुष्प खिलता है तो खिलने से पहले ही अगर इसके पराकोष को यहाँ से काट दें, हटा दें, है ना, इन पराकोषों को मैंने यहाँ से काट दिया, यहाँ से इनको हटा दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर ये परागकण जो है इनको तो मैंने हटा दिया, तो स्व परागण नहीं होगा। तब अपन क्या करेंगे, कोई दूसरा पुष्प है मटर का ही, है ना, उसका उसके जो परागकण है, ये पराकोष में ये परागकण है, इन परागकणों का छिड़काव, अपन परागकण लेंगे ये, ठीक है ना, ये परागकण ले लिए, छोटे छोटे कण होते हैं, इन परागकणों को मैंने इस पौधे के स्त्री केसर पर यहाँ डाल दिया ना, इस वर्तिकाग्र पे डाल दिया। ये पूरा क्या है, पूरा स्त्री केसर है, और ये ऊपर वाला जो भाग है घुंडीनुमा भाग, ये वर्तिकाग्र कहलाता है। तो मैंने जब क्या किया कि जो एक पुष्प है उस पुष्प के पुंकेसरों को वहां से हटा दिया जाए, ठीक है ना, तो इसे अपन क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। तो विपुंसन किसे कहते हैं कि पुष्प के पराकोष को हटाने की प्रक्रिया जो है वो विपुंसन कहलाती है। अब इसमें स्वपरागण तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो ये पराकोष ही नहीं है, तो स्वपरागण कैसे होगा। ठीक, तो मेंडल ने क्या किया, दूसरा जो मटर का पौधा है उसके जो पराकोष हैं, उनके जो परागकण हैं, उनको हाथ में पकड़ा और उसका छिड़काव कर दिया इसके ऊपर, ये परागकणों का छिड़काव इसके ऊपर कर दिया, तो ये कृत्रिम पर परागण करवाया है, अपने आप नहीं हुआ ये कैसा है, पर परागण तो है लेकिन कृत्रिम है ये। ठीक, तो इस प्रकार से विपुंसन और कृत्रिम पर परागण के बारे में अपने समझा। फिर अगला पॉइंट है, मटर के पौधों में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। ये देखिए टेबल दे रखी है, विभिन्न विपर्यासी लक्षण, विपर्यास का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए लक्षण तो क्या है, पौधे की ऊंचाई, ये तो लक्षण है ना, ये तो क्या है, ऊंचाई तो लक्षण हो गया। लेकिन लक्षण दो प्रकार के हैं कि पौधा लंबा भी हो सकता है और पौधा बौना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रभावी और ये अप्रभावी लक्षण। ठीक, तो प्रभावी लक्षण जो होते हैं वो क्या करते हैं, अप्रभावी लक्षणों को दबा देते हैं। इसको समझे अपन ध्यान से, देखो होता क्या है कि अपनी जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, केंद्रक, और केंद्रक में धागे जैसा क्या होता है, गुणसूत्र होता है, और ये जो गुणसूत्र है
जैसे मनुष्य की बात करें तो 46 गुणसूत्र है, मैंने बना दिया ए गुणसूत्र है ना, इस प्रकार से होते हैं गुणसूत्र। दूसरा गुणसूत्र, ये तीसरा गुणसूत्र, ये चौथा, पांचवा, छठा, ये 45वां और ये 46वां मान लीजिए, है ना। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, और फिर 5, 6, 7 ऐसे, और ये 45, 46। तो ये जोड़े में होते हैं, अपन कहते हैं ना 23 जोड़े, 23 जोड़े गुणसूत्र। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये पहला जोड़ा है, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, और ये लास्ट का 23वां जोड़ा हो गया, है ना। तो यहां पर देखिए, तो जोड़े में है गुणसूत्र, इसके ऊपर कोई जीन है, ये जीन, इसे जीन कहते हैं ना। ऐसे कोई डीएनए का एक टुकड़ा है जिसको जीन कहते हैं। गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए होता है, गुणसूत्रों में डीएनए पाया जाता है, डीएनए के टुकड़े को जीन कहते हैं। एक ये जीन है, एक जीन ये है यहाँ पर, बहुत सारे जीन होते हैं, दूसरा जीन ये है, तीसरा जीन ये है, चौथा जीन। जीन क्या करता है कि एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है। मान लीजिए ऊपर वाला जो जीन है, ये पौधे की लंबाई को नियंत्रित कर रहा है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर टी, कैपिटल टी, यहाँ टी मतलब टाल, टाल माने लंबा, ये लंबाई को नियंत्रित करता है। दूसरा जो जोड़ा है उसके पास ये कैपिटल टी भी हो सकता है, यानी कि ये जीन इसके पास भी हो सकता है, या फिर ये स्मॉल टी, यानी कि जो बोना है, बोने के लिए अपन इसी का स्मॉल लेटर काम में लेंगे, यहाँ डी नहीं लिखेंगे अपन, क्या लेंगे, इसके का स्मॉल टी। ये स्मॉल टी भी हो सकता है ना, या दोनों जीन स्मॉल टी वाले भी हो सकते हैं। तो यहां पर जब एक कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल लेटर होगा, यानी कि एक प्रभावी, ये कैसा है प्रभावी, और दूसरा स्मॉल वाला अप्रभावी, तो यहां पर ये पौधा कैसा होगा, लंबा पौधा होगा, क्योंकि जब तक प्रभावी रहेगा वो अप्रभावी के लक्षणों को दबा देगा। जो प्रभावी होता है वो क्या करता है, अप्रभावी के लक्षणों को दबा देता है, प्रकट नहीं होने देता है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने बात कर रहे हैं कि विप्रेश लक्षण किसे कहते हैं, किसी एक लक्षण के दो विकल्प अपने पास, जैसे लंबा और बोना दो विकल्प हो गए ना। जैसे मान लीजिए पुष्प की स्थिति, पुष्प कहाँ है, कक्षीय या अग्रस्त। अग्रस्त कैसे, जैसे मान लीजिए शाखा है, टहनी है, और इस टहनी के ऊपरी ऊपर यहाँ फूल लगा है, तो ये तो हो गया अग्रस्त, ये तो क्या कहलाएगा, अग्रस्त कहलाएगा। और एक मान लीजिए यहाँ जो शाखाएं हैं ऐसे से ना, ये शाखा है और ये यहाँ पर फूल लग गया, तो ये क्या कहलाएगा, कक्षीय, ये कहलाता है कक्षीय स्थिति। और यहां अगर फूल लगा अंतिम भाग में ये फूल, ये कहलाता है अग्रस्त, और ये कक्षीय। उसी प्रकार से फली की आकृति, वो सारे आपको देखो नीचे आपके ये दिए हुए हैं, ये रहे ना, बीज की आकृति, बीज का रंग, पुष्प का रंग, फूली हुई है ना, पुष्प की स्थिति कहाँ कहाँ है, ये तो अब देखो यहाँ साइड में है ना, कहाँ, कक्षीय में, और ये अग्रस्त ऊपरी ऊपर लगे हुए हैं। तो ये लक्षण आपको चित्र के माध्यम से समझ में आ जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन ये बनता है कि मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किया था, मैटर के 7 जोड़ी, कितने जोड़ी, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के ऊपर प्रयोग किया। ठीक है ना, 7 जोड़ी लक्षणों का उसने चयन किया या उसके ऊपर प्रयोग किया। एक दूसरी बात, आपको ये सातों लक्षणों के नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन से लक्षण लिए। ठीक है ना, जैसे पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, फली की आकृति, अपरिपक्व फली का रंग है ना, पुष्प की रंग, ये सातों आपको लक्षण याद करने हैं। दूसरा, कौन सा प्रभावी और कौन सा अप्रभावी, ये भी आपको याद करना है। ठीक, इनको बार बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ये आपको याद करना है कि कौन सा प्रभावी और कौन सा अप्रभावी, क्योंकि अपन आगे जो मेंडल के नियम पढ़ेंगे ना, जहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा मेंडल के नियमों में से, ठीक, तो वहां आपको ये याद अगर है कि कौन सा प्रभावी है कौन सा अप्रभावी, तभी आप वो मेंडल के नियम समझ पाओगे। तो आपको पहले ये याद करना है। अब देखिए एक 2 नंबर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अपन ने बताया कि इस पार्ट में 4 नंबर का प्रश्न आएगा, 2+2, एक प्रश्न ही आएगा 2+2 का। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है, मेंडलवाद की पुनः खोज। अब ये मेंडलवाद की पुनः खोज क्या है, पुनः मतलब क्या होता है, दोबारा, और खोज यानी कि पुनर्खोज मतलब दोबारा खोज करना। भाई दोबारा खोज क्यों की, अपन ने तो पढ़ा था कि मेंडल ने पहले ही खोज कर ली थी। दोबारा खोज इसलिए की कि मेंडल जो है उसने जो प्रयोग किए थे अपने 1865 में, 1866 में, है ना, मटर के पौधे पर, तो उस समय मेंडल के नियमों को अमान्य कर दिया। यानी कि और जो वैज्ञानिक थे, दूसरे देशों के वैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि मेंडल ने जो प्रयोग किए वो गलत हैं। ठीक है, तो मेंडल के जो नियम थे उनको अमान्य कर दिया गया। मेंडल के नियम उस समय प्रकाशित तो उसने कर दिए थे, लेकिन वो अन्य वैज्ञानिकों ने उनको स्वीकार नहीं किया। वो सब ये कहते रहे नहीं नहीं, मेंडल ने जो प्रयोग किए वो सारे गलत हैं। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक, एक तो हॉलैंड का है, ठीक है ना, एक जर्मनी का है, और एक ऑस्ट्रिया का ही है, मेंडल के ही देश का। तो ये 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने फिर से प्रयोग किया। ठीक है, कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, कब मेंडल ने जो प्रयोग किए थे 1865-66 में, उसके बाद में मेंडल मर भी गया था। मेंडल की मृत्यु के पश्चात यानी कि 1900 में
1900 के अंदर ये 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने फिर से प्रयोग किए और वो ही परिणाम प्राप्त किए जो मेंडल ने पहले प्राप्त किए थे। ठीक है ना? यानी कि मेंडल ने जो प्रयोग 1865-66 में ही कर लिए थे, वो ही प्रयोग दोबारा इन 3 देशों के 3 वैज्ञानिक, हॉलैंड के हुगो डी ब्रीज ने, जर्मनी के कोल कोरेंस ने और ऑस्ट्रिया के एरिक वोन शेरमेक ने, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की, वही परिणाम प्राप्त किए जो मेंडल ने प्राप्त किए थे। तो मेंडल को मेंडल की मृत्यु के पश्चात फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी का पिता की जो उपाधि दी गई थी वो मेंडल की मृत्यु के पश्चात ही दी गई थी। ठीक है, मेंडल जब तक जिंदा था उस समय तक तो मेंडल को ये कहा गया कि आपके जो नियम है सब बकवास है, सब गलत है ना, ये आपके नियम सही नहीं है। लेकिन मेंडल की मृत्यु के पश्चात, उस समय तो मेंडल मर चुका था, है ना, अभी अपने देखो पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर कि मेंडल की मृत्यु तो 1884 में हो गई थी। ठीक, और इन्होंने प्रयोग कब किया? 1900 में, लगभग 35 साल के बाद। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये बनता है, आपके क्वेश्चन ये आएगा कि मेंडलवाद की पुनः खोज किन वैज्ञानिकों ने की और वो किस देश के रहने वाले थे? अब ये देश आपको याद करना है, हॉलैंड का हुगो डी ब्रीज, जर्मनी का कोल कोरेंस और ऑस्ट्रिया का एरिक वोन शेरमैक। तीनों देश आपको याद रखने, तीनों वैज्ञानिकों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, बार बार लिख लिख के इनको याद करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ इस पार्ट की शुरुआत में मेंडल के बारे में जानकारी प्राप्त की, है ना। मेंडलवाद क्या है, उसने जो प्रयोग किया उद्यान मटर पे किया जिसका नाम है पायसम सेटाइवम, और मेंडल की सफलता के कारण मटर के पादप का चयन क्यों किया, है ना, इन सब बातों के बारे में समझा। और अगले वीडियो के अंदर हम जो आगे हैं अनुवंशिक की जो शब्दावली है, ठीक, छोटी जो डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, शब्दावली का मतलब क्या है, कुछ परिभाषाएं हैं, उनके बारे में समझेंगे। वहां से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बिल्कुल सरल परिभाषाएं हैं, सरल आसान शब्दों में अपन समझेंगे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।